अब इस मोटरसाइकिल में और बाकी 400 सीसी की मोटरसाइकिल में क्या डिफरेंस है? जी हाँ, 50,000 रुपए में इस मोटरसाइकिल को घर लेकर जाओ। बजाज ने क्या काम किया है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे डोमिनार के उसको इस मोटरसाइकिल में डाल दिया है एंड वेट 18 केजी से कम कर दिया है। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये इंजन आज के डेट में रेलेवेंट है? जी हाँ, जो इसकी प्राइसिंग का राज है वो इसके डिजाइन में छुपा हुआ है कि 2024 में जब 400 सीसी के अराउंड इतनी सारी मोटरसाइकिल अवेलेबल है तो भी क्या हमें इसे खरीदनी चाहिए? जितना पावर इस मोटरसाइकिल में दिया गया है ना, उस हिसाब से इसकी ब्रेक नहीं है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2024 की बजाज पल्सर NS 400Z। देखो, जो मैंने इसकी पिछली वीडियो डाली थी ना रिव्यू, उसमें मैंने ये कहा था कि मैं आपको इसका राइड रिव्यू अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इस बाइक को उस हद तक चलाया नहीं है। पर आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, पिछले 10 दिन से मैं इसको रेगुलर बेसिस पर चला रहा हूँ। एंड अगर मैं सड़कों की बात करूँ तो नॉट ओनली ऑन हाईवेज, जो हमारी कॉमन गलियां होती हैं, ब्रेकर टू ब्रेकर हो गया, ट्रैफिक में हो गए, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी मैंने कर रखी है। तो आई थिंक आई एम द राइट कैंडिडेट जो आपको इसका राइड रिव्यू दे सकता है। एंड नॉट ओनली राइड रिव्यू, इस वीडियो में ना मैं बहुत चीजों पर बात करने वाला हूँ। जब मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसके नीचे आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे कि 2024 में जब 400 सीसी के अराउंड इतनी सारी मोटरसाइकिल अवेलेबल है तो भी क्या हमें इसे खरीदनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है। आपको इसका आंसर मिलने वाला है इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड अब बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना रखा है कि मुझे यही बाइक चाहिए, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी, ये भी मैं आपको वीडियो में बताने ही वाला हूँ। एंड बहुत सारे छोटे मोटे मिथ हैं जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, वो भी वर्स्ट होने वाला है। तो अगर आपको इस मोटरसाइकिल को खरीदना या खरीदने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखना। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से हर एक चीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो एंड आ जाओ। टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए बिना वक्त जाए किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ना मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि इस बाइक को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बेसिकली बजाज ने क्या किया है ना, अपनी सारी बाइक्स में से अच्छी अच्छी चीजें लेके कंपाइल करके इसको बनाया है। बजाज ने इसको बहुत परफेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश की है, पर एज वी नो कि कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती। नो मैन्युफैक्चरर कैन गेट इट 100% राइट। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं सारी अच्छी चीजें और बुरी चीजें हर एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक की वो है इसकी प्राइसिंग। 1,85,000 एक्स शोरूम प्राइस है इसकी। मतलब आप ये समझ लो कि कितनी एग्रेसिव प्राइसिंग इसकी की गई है। एंड पता है ये पॉसिबल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन। जी हाँ, जो इसकी प्राइसिंग का राज है वो इसके डिजाइन में छुपा हुआ है। कैसे? तो बहुत ही क्लेवर लेवल ऑफ कंपोनेंट शेयरिंग की गई है इस मोटरसाइकिल के अंदर। अगर आप गौर से देखो, अगर आप एक बाइक एंथुसियास्ट हो तो आप समझ जाओगे। जो इसकी फ्रेम है एंड इंजन है वो डोमिनार से उठा ली गई। जो इसकी डिजाइन है वो NS ब्लड लाइन को फॉलो करती है। एंड अब जो मैन्युफैक्चरर है वो इन चीज़ों को बहुत समय से मैन्युफैक्चरिंग करते करते एक परफेक्शन की ओर ले जा चुका है। तो वो चीज़ें वो इसमें लगाकर अपना कॉस्ट इफेक्टिव भी कर रही हैं। एंड बहुत लोग मुझे ये कह रहे थे कि कंपोनेंट शेयरिंग अच्छी चीज़ें नहीं है। देखो, ये एक अलग टॉपिक है कि कंपोनेंट शेयरिंग अच्छी चीज़ है या नहीं है, बट हाँ, ये प्राइस को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिसका एग्जांपल हमारे सामने खड़ा है गाइस। यहाँ जिस क्लेवर लेवल ऑफ कंपोनेंट शेयरिंग इसमें की गई है, यही रीज़न ही है कि इसकी इतनी एग्रेसिव प्राइसिंग की गई, इतना अच्छा प्राइस के साथ इसको मार्केट में लॉन्च किया गया। अब देखो, अगर आते हैं कंपोनेंट शेयरिंग पर, कुछ लोग हैं ना जिनको ये लगता है कि नहीं यार, पार्ट शेयर नहीं होने चाहिए, डिज़ाइन शेयर नहीं होने चाहिए, हर बार एक नई मार्केट में डिज़ाइन लॉन्च होनी चाहिए। कंपनियां कई बार क्या होती है ना, पुराने डिज़ाइंस को कैरी करना चाहती है। अब इसके दो रीजंस हैं। पहला तो कॉस्ट इफेक्टिव, जो मैंने आपको भी समझाया। एंड दूसरा क्या है ना, अब देखो, अब सिंस जो इसकी डिज़ाइन है वो NS ब्लड लाइन को फॉलो करती है। एंड NS के ना लोग इतने दीवाने हो रखे हैं पहले से ही। NS की एक तगड़ी फैन बेस है जिसको आपको प्लीज नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे NS का ब्लड लाइन लाते हो तो वो फैन बेस इसके साथ आता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपोनेंट शेयरिंग की। जब आप डिजाइन शेयर करते हो उससे क्या होता है ना, उस डिजाइन के ऑलरेडी एक फैन बेस बनी होती है जो इस पर अट्रैक्ट हो जाती है। अब जो NS 200 वगैरह चला रहे थे उनके लिए तो यही है ना, यार लुक्स तो मुझे हमेशा से पसंद ही था, अब 200 को 400 सीसी का इंजन में देखने को मिलता है, चलो ये ले लेते हैं। पर अब जब आप नई डिज़ाइन मार्केट में लाते हो तो वो 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, या तो पसंद आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। इस तरह दो चीज़ों में फ़ायदा हुआ है इसको कंपोनेंट शेयरिंग की वजह से। पहला तो इतनी एग्रेसिव, इतनी अच्छी प्राइस के साथ ये मार्केट में आ गई। दूसरा, ऑलरेडी एक लॉयल फैन बेस आ चुका है।
किसी भी शोरूम को विजिट करो, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, इस वजह से क्योंकि लोगों को ये डिज़ाइन पहले से ही बहुत पसंद था। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे लगा। अब आते हैं इसके राइड रिव्यू पे। तो चलो सबसे पहले ना इसके इंजन पर बात करते हैं कि जब मैंने इसको राइड किया तो इसके इंजन ने मुझे कितना इंप्रेस किया। अगर मैं इसके इंजन पर बात करूँ ना, तो इट्स नॉट द लेटेस्ट और द ग्रेटेस्ट इंजन ऑफ बजाज। ये बात तो ठीक है कि ये कोई लेटेस्ट इंजन नहीं है, ना ही कोई ग्रेटेस्ट इंजन है। ये वही इंजन है जो हमें डोमिनार में देखने को मिलता है। जी हाँ, 373 सीसी का इंजन है ये, जो ऑलमोस्ट 40 PS का पावर और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये इंजन आज के डेट में रेलेवेंट है। बिल्कुल है यार। जब आप इसको इंडियन सड़कों पे लेके चलोगे ना, तो आज भी आपको वही थ्रिल देखने को मिलेगा जो एक इंसान, जो एक बाइकर एक्सपेक्ट करता है अपने 400 सीसी की मोटरसाइकिल से। जी हाँ, आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये इंजन आउटडेटेड हो गई है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि हालांकि ये डोमिनार के इंजन है, पर उससे भी ज़्यादा रिफाइंड, थोड़ा बहुत ट्यून्ड, एंड इन सम केसेस इट इज़ मोर कैपेबल देन डोमिनार इटसेल्फ। जी हाँ, ये डोमिनार से ज़्यादा कैपेबल है, ट्रस्ट मी। अब ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये लाइटर साइड पे है, एंड इसका रीज़न बताता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो डोमिनार खरीदना चाहते हैं, डोमिनार चलाना चाहते हैं, पर वो डोमिनार इसलिए नहीं चला पाते ना क्योंकि थोड़ी हेवी है या वो थोड़े लिन है। डोमिनार भी थोड़ी हेवी मोटरसाइकिल है। तो बजाज ने क्या काम किया है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे डोमिनार के, उसको इस मोटरसाइकिल में डाल दिया है एंड वेट 18 kg से कम कर दिया है। जी हाँ, मतलब आपको अब 174 kg का एक मोटरसाइकिल देखने को मिलता है, जिसको हम बजाज पल्सर NS 400Z कहते हैं, जो डोमिनार से ज़्यादा कैपेबल है इन मेनी सर्कमस्टांसेस। वहीं अगर मैं टेक्निकली इसके इंजन पर बात करूं तो इट्स मोर रिफाइंड, बहुत ही ज़्यादा ट्यून्ड है, अच्छा खासा आपको पावर जनरेट करके देती है। मैंने खुद इसको 100 पर क्रूज किया है, आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलती, कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलती। थोड़ी बहुत मेजर टिंगलिंग आपको देखने को तब मिलेगी जब आप 120 क्रॉस करोगे। जब आप 120 क्रॉस करके क्रूज करोगे, आपको थोड़ी बहुत मिरर में वाइब्रेशंस देखने को मिल जाएंगे, जो हालांकि आपको देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल। अब ये डबल सिलेंडर मोटरसाइकिल तो है नहीं कि वाइब्रेशन एकदम मिनिमम हो जाएगी। ये एक सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है जो आपको 40 PS का पावर जनरेट करके देती है। तो जब आप 120 क्रॉस करोगे तो आपको थोड़े बहुत मिरर्स में वाइब्रेशंस देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं बात करूँ RPM पे, तो 7000 RPM तक आपको कोई इशू नहीं आने वाला। जब आप 7000 RPM क्रॉस करोगे और रेड लाइन की तरफ बढ़ोगे, तो ये थोड़ी बहुत इसके जो फुट पैक्स हैं वहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं। पर आप ये भी तो समझो कि 7000 RPM बहुत ज़्यादा होता है। आप उस RPM पर वंस इन अ वाइल किसी मोटरसाइकिल को लेके जाते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप रेगुलर बेसिस पर 7000 RPM पे चला रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी इंसान है जो फर्स्ट टाइम एक 400 सीसी मोटरसाइकिल टारगेट कर रहा है या खरीदना चाहता है, जिनका 400 सीसी रखने का मन है, एंड अगर वो फर्स्ट ऑडियंस है, तो दिस बाइक इज़ परफेक्ट फॉर देम। उन्हें ये बाइक कंसीडर करनी चाहिए। पहला तो लाइटर साइड पर है, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड तीसरा इसकी परफॉर्मेंस। लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है इसके इंजन ने। ये हुई इसके इंजन की बात। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कंफर्ट टू राइड। देखो, ये जो सेगमेंट है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे कंफर्टेबल लगती हो वो आपको ना लगती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, इसकी जो सीट है वो थोड़ी स्टिफ है, मुझे स्टिफ सीट ज़्यादा अच्छी लगती है, हो सकता है आपको ना लगे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सॉफ्ट कुशन्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसलिए मैंने कहा ये जो सेगमेंट है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये मोटरसाइकिल या कोई भी मोटरसाइकिल कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है आपके लिए, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको राइड करोगे। जी हाँ, हालांकि इस वीडियो में मैं अपना रिव्यू देता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी जब मैंने इसको राइड किया, वो थी इसकी हैंडलिंग। देखो, आपको इसमें क्लिप ऑन हैंडल्स देखने को नहीं मिलते, ट्यूबुलर हैंडल्स देखने को मिलते हैं, पर जब आप इसको राइड करोगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल हैम्पर नहीं होने वाला। जी हाँ, मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था कि क्लिप ऑन हैंडल्स होते हैं तो आप ज़्यादा कमिटेड होकर चलाते हो, पर जब आप इसको चलाओगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसमें क्लिप ऑफ हैंडल होनी चाहिए थी, यार ये ट्यूबुलर में मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप इसको ट्रैफिक में चलाते हो। पहला तो डोमिनार से 18 kg कम है, इंजन वही है, मैं कितनी बार ये चीज़ बता चुका हूँ आपको। तो ना जो 18 kg कम है तो वो दिखता है सड़कों पर। जब आप इसको मैन्यूवर करोगे, जब आप इसको ट्रैफिक में चलाओगे, तो आपको ये चीज़ फील होगी कि नहीं यार, पावर तो है गाड़ी में, गाड़ी थोड़ी लाइटर भी है, तो आप इसको इजीली मैन्यूवर कर जाओगे कहीं पर भी। तो जब आप इसको राइड करोगे ना, तो ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस को एनहेंस करती है। ऐसे ही नहीं इसको हल्का किया गया है। ये सब चीज़ें जब आप इसको राइड करोगे, एनहेंसमेंट मिलेगी आपको खुशी होगी कि नहीं यार ये तो अच्छी है, मैं इसको नचा दूंगा, अपने इशारों पे चला सकता हूँ, ऐसा आपको वाइब आता है जब आप इसको राइड करते हो तो। एंड एक और चीज़ जो मुझे सबसे बेहतरीन लगी जब मैंने इसको राइड की, वो है इसकी सीट हाइट। जी, हमें 807 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। अब ये इतना स्टैंडर्ड साइज़ है ना,
कि अगर आप एक लॉन्ग हाइडेड राइडर हो या आप एक शॉर्ट हाइडेड राइडर हो, आपको दोनों में से कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। जब इसको राइड करोगे आपको उतना ही मज़ा आएगा। मतलब जो ज़्यादा लंबे हैं ना उनकी पैड अड़ती है, जो छोटे हैं ना ऐसा भी नहीं है कि उनके पैड नहीं पहुँच रहे। तो बहुत ही परफेक्ट सीट हाइट है। एंड वहीं 168 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। आप ये समझो कि कितना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है और कितनी अच्छी सीट हाइट है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट का, आपको इंडियन सड़कों पे बहुत मज़ा देने वाली है। वहीं अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस पे बात करूँ तो क्या है ना, जितने भी छोटे मोटे ब्रेकर्स हैं या पॉटहोल्स हैं वो आप इजीली क्रॉस कर जाओगे। पर आजकल आप देखते हो ना कि नए ब्रेकर्स आए बड़े वाले, जो ट्रक्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती है, पर ऐसा भी नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाली नहीं। हालांकि वैसे आपको ब्रेकर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो जो नॉर्मल ब्रेकर्स है, हमारे जो कॉमन सड़क होते हैं, घर के आसपास के रास्ते होते हैं, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप इजीली मैन्यूवर करने वाले हो इसको। सीट हाइट परफेक्ट, ग्राउंड क्लियरेंस परफेक्ट, और क्या ही चाहिए। यही चीज़ें जो हैं जो आपको मोबाइल को एक कंफर्टेबल बनाती है, इसकी हैंडलिंग, सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, इंजन परफॉर्मेंस। तो ये थी कंफर्ट टू राइड पे। तो अब ना इसके ब्रेक्स एंड फीचर्स पर बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके ब्रेक पर बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जितना पावर इस मोटरसाइकिल में दिया गया है ना, उस हिसाब से इसकी ब्रेक नहीं है। मतलब ब्रेक तो अच्छी है, पर जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 154, एंड उस हिसाब से इसके फ्रंट ब्रेक नहीं है। मतलब आप जब 120-130 पे जाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। पर हाँ, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जितना पावर इस मोटरसाइकिल में है उस हिसाब से ब्रेक्स नहीं है। एंड बजाज उन कंपनियों में से है ना जो परफेक्ट मोटरसाइकिल नहीं लाता। वो मोटरसाइकिल लॉन्च करता है, फिर ओवर द टाइम उसको परफेक्ट बनाता है। तो आप मुझसे लिखवा कर ले लो, जो इसकी नेक्स्ट अपडेट आएगी उसमें वो इसे बहुत अच्छा कर देंगे। जी हाँ, ये मैंने हमेशा देखा है कि यही स्टाइल है बजाज का। वो एक अच्छी बाइक लाएंगे, फिर उसको और अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक परफेक्ट चीज़ उतारते हैं, नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नो मैन्युफैक्चरर कैन गेट इट 100% राइट। हालांकि अगर आप इसको डे टू डे बेसिस पर चलाओ, सड़कों पर चलाओ, आपको कोई फील नहीं होने वाला, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है, सब कुछ आने वाला है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 154 टॉप स्पीड है वो टच कराऊंगा, तो फिर थोड़ा रुक जाओ। मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है आपको ब्रेकिंग की वजह से। हालांकि मैंने कहा आपको डे टू डे लाइफ में आपको कोई इशू फेस नहीं होने वाली है, कोई इशू फेस नहीं होने वाली है। ये जो एक सलाह दी मैंने वो उनके लिए दी जो इसको टॉप स्पीड पे लेने जाने का सोच रहे हैं। तो मैंने उनको पहले ही सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड कर दिया ना। अगर मैं इसके फीचर की बात करूँ तो वो तो इसमें कूट कूट के भरा है। आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। ये सब तो फीचर्स चलो ये तो है ही, मैंने पिछले वीडियो में ये सब बता रखा है। एक्स्ट्रा क्या है, इसमें हमें 4 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। रोड, रेंज, स्पोर्ट्स एंड ऑफ रोड, ये 4 नए राइडिंग मोड्स आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रोड की, तो ये जो मोड है ना, ये एक परफेक्ट बैलेंस है पावर एंड माइलेज का। इसमें जो एबीएस है उसकी इंटरवेंशन ज्यादा नहीं है एंड स्मूथ एक्सेलरेशन है। वहीं अगर मैं रेन मोड की बात करूं तो रेड में क्या है ना, आपको मैक्सिमम एबीएस इंटरवेंशन देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब रेन मोड है मतलब आप क्या, मतलब बहुत आप सतर्क होकर चला रहे हो, क्योंकि टायर स्किड होने का डर होता है। जो बेसिक चीजें होती है रेनी सीजन में, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए मोड को रखा गया है। वहीं अगर मैं स्पोर्ट्स मोड की बात करूं, मैक्सिमम पावर, लेस इंटरवेंशन ऑफ एबीएस, ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं मैं अगर ऑफ रोड की बात करूं तो आपको लो एंड टॉर्क ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, गुड एबीएस देखने को मिल जाएंगे, अच्छा पावर एक्सीलरेशन देखने को मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ बस नाम के 4 मोड है, नहीं। जब आप चारों मोड पे एक एक करके स्विच करोगे तो आपको चेंजेस फील होंगे। अच्छा, रोड में ये हो रहा है, रेन में ये हो रहा है, स्पोर्ट्स में ये हो रहा है, ऑफ रोड में ये हो रहा है। ये चीजें आपको फील करवाती है इसके मोड्स। ऐसा नहीं है बस नाम के लिए दे रखा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थे इसके फीचर्स। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली 4 चीजें डिस्कस की है। इसका पावर, कंफर्ट टू राइड, ब्रेक्स एंड फीचर। बेसिकली मैंने इन 4 सेगमेंट में इस पूरे राइड रिव्यू को बांटा था। नाउ मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था कि एक सवाल आता है कि 2024 में जब 400 सीसी के अराउंड इतने मोटरसाइकिल हैं, क्या हमें ये लेनी चाहिए? चलिए थोड़ा इस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ना आप ये समझो कि कोई भी बाइक अच्छी या बुरी नहीं होती। हर बाइक का ना एक अलग ऑडियंस बेस होता है। हालांकि 400 सीसी में बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो मैं समझ रहा हूँ, पर जो हेल्दियर साइड पर है ना, वो ज़्यादातर बजाज डोमिनार को प्रीफर करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो आजकल ट्राइम को प्रीफर कर रहे हैं, एंड बहुत ऐसे लोग हैं जो केटीएम की तरफ जाते हैं, एंड बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इसका वेट कर रहे थे। अब इस मोटरसाइकिल में और बाकी 400 सीसी की मोटरसाइकिल में क्या डिफरेंस है? हर मोटरसाइकिल की ना एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है? इस मोटरसाइकिल की 2 हैं। सबसे पहला तो एग्रेसिव प्राइसिंग। कोई भी बंदा जो ये सोच रहा है कि अभी मैंने 12th पास किया, एक मुझे पावरफुल बाइक चाहिए, आपको रोड पे वोकाल सेट करना है, सबसे पहले तो आपकी इसकी डिजाइन आप देख लो। नेकेड स्पोर्ट वाली डिजाइन है जो चलती आ रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए तो चेंज नहीं हो रही है।
सबसे पहली जो इसकी खासियत है वो इसकी प्राइसिंग। 1,85,000 में आपको 400 सीसी मिल रही है। आपको ये कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 400 सीसी लिख दिया है मोटरसाइकिल पर, परफॉर्मेंस लाजवाब। ऐसा भी नहीं है ना कि नई इंजन है कि आप अभी डाउट में होगी या परफॉर्मेंस देगी या नहीं देगी। यार आप डोमिनार देख ही रहो, डोमिनार को तो लोगों ने इतना भर भर के प्यार दिया था, इतना भर भर के प्यार दिया था कि आज तक डोमिनार आप सड़कों पे देखोगे आपको भरी भरी दिखेगी। तो ऐसा नहीं है ना इंजन नया है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इसका इंजन पहले ही परख रखा है, तभी तो डोमिनार इतना बिक रही है। मैं यही कहूंगा कि जो ऐसे लोग हैं जिनका एक फिक्स्ड बजट है, लेकिन उस फिक्स बजट में आपको एक परफेक्ट मोटरसाइकिल चाहिए। पहले क्या था, इस बजट 2 लाख के अराउंड ना हंटर आराम से राज कर रही थी। रॉयल एनफील्ड की हंटर लोग प्रीफर कर रहे थे कि 350 सीसी की इंजन भी है, 2 लाख के आसपास की बजट भी है, ठीक है। पर उसके मार्केट को हैम्पर करने अब आई है NS 400Z। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप देखना अभी से कुछ समय के बाद आपको रोड पर इतनी ज़्यादा 400Z देखने वाली है कि आप परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बाइक इस लायक है, इस कैपेबल है बाइक कि खुद की पहचान तुरंत बना लेगी। अब जो लोग सोच रहे थे लूँ या ना लूँ, तो आप 2 चीज़ें ध्यान में रखो। पहला, बजट। अगर आपके पास एक फिक्स बजट है, आप स्टूडेंट हो, तो आप इसको आराम से प्रीफर कर सकते हो। एंड दूसरा चीज़, अगर आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए, एक ऐसा इंजन जो ऑलरेडी टेस्टेड है, दिस इज़ द मोटरसाइकिल फॉर यू। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो लोग इसको लेना चाहते हैं मैं उनको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट है बजाज पल्सर NS 400Z की, वो है 50,000 रुपये। जी हाँ, 50,000 रुपये में इस मोटरसाइकिल को घर लेकर जाओ। एंड जो मिनिमम EMI है वो है 5,000 रुपये। जी हाँ, एंड एज यू नो ये फिक्स नहीं होती, आपके सिविल पे डिपेंड करती है, आपके सिविल के हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में हर एक चीज़ बताने की कोशिश की। मैंने इसको 10 दिन तक राइड किया, मुझे कैसा लगा, अच्छी बातें बुरी बातें खुलकर मैंने रिव्यू किया है, कुछ भी चीज़ छुपाई नहीं है, जो एज इट इज़ मैंने वीडियो में बताया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। बाइक चलानी है मतलब हेलमेट पहनना ही है।